हेलो क्लास, गुड इवनिंग। आज मैं अपनी 4th इंट्रोडक्शन क्लास लेकर के आई हूँ। थोड़ा इस बार आपको क्लासेस देने में डिले हो गया, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। खैर, जैसा कि हमने देखा, मैंने आपको बताया था कि मुझे आपको इंट्रोडक्शन, मैं आपको अभी आईपीसी का एक आउटलाइन क्रिएट कर रही हूँ। हम हर सेक्शंस को दोबारा पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे। ये आउटलाइन मैं इसलिए क्रिएट करती हूँ कि कल को मैं आपको कोई भी सेक्शन में कुछ समझा रही हूँ तो आपको एक रफ आइडिया हो। जैसे कभी कभी किसी सेक्शंस में कुछ उसकी चीजें हैं जो किसी और सेक्शन से कनेक्ट हो रही होती हैं, तो मैं आपको आईपीसी का एक रफ सब कुछ समझा दूंगी। जैसे अभी हमने सेक्सुअल ऑफेंसेस किया था, इसके पहले हमने वो कंप्लीट किया। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही एक्साइटेड और बहुत अच्छा है, जो आपको कई चीजों को मतलब आप कह सकते हैं आईपीसी की कुछ मेन चीजें हम उठा रहे हैं आज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने आईपीसी में एक सेक्शन खोलिए, सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहता है डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। ये कुछ एक्सेप्शंस की बात कर रहा है। आईपीसी के चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शन एक हेडिंग है। ये जनरल एक्सेप्शन के अंडर में कुछ सेक्शंस आते हैं। तो ये यहाँ ये कहता है कि थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन, कोड में जितनी भी डेफिनेशन है ऑफेंस की, पीनल प्रोविजन है, चाहे वो पनिशमेंट के हो, चाहे वो डेफिनेशन के हो, इलस्ट्रेशन है, ये सब आपको किसके साथ में समझनी होंगी? ये सब आपको जनरल एक्सेप्शन के साथ समझनी होगी, जो कि चैप्टर 4 में बताए गए हैं। इसीलिए हमको अब यहां से क्या पढ़ना होगा? चैप्टर 4। आप इस बात को समझिएगा कि आईपीसी में कुछ एक्ट ऐसे हैं, लेट्स से समथिंग इज डन बाय अ पर्सन, लेट्स ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर एक बच्चा जो कि 7 साल से छोटा है, तो अकॉर्डिंग टू आईपीसी 7 साल से छोटे बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती है कि वो क्राइम को विद इंटेंशन कर सके। सो उसके लिए वहां पे एक डिफेंस दिया गया है। डिफेंस 2 तरीके के होते हैं, जनरल एक्सेप्शंस और स्पेसिफिक एक्सेप्शंस। तो अगर हम जनरल एक्सेप्शंस की बात करें तो ये वो एक्सेप्शंस हैं जो इररिस्पेक्टिव हर ऑफेंस के साथ पढ़ी जाएगी। आपने अगर कोई भी ऑफेंस किया है तो वो कोई भी हो, आपको उस ऑफेंस के साथ जनरल एक्सेप्शंस देखनी ही होंगी। ये बात कहता है सेक्शन 6। यहाँ पर आईपीसी ने एक पैकेज बनाया है जो कि 76 सेक्शन से शुरू होता है और 106 पे जाके एंड करता है। और ये पैकेज जो है, इसमें ये सारे जनरल एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं और माइंड में ये आपको इतना रिलैक्स करेंगे, आपको इतना मजा आएगा इनको पढ़ने में, एंड यू कैन कोरिलेट योर थिंग्स। सो आईपीसी का सेक्शन 6 यही कहता है कि हर डेफिनेशन, हर सेक्शन, हर इलस्ट्रेशन जो भी आईपीसी में लिखी गई है वो जनरल एक्सेप्शंस के हिसाब से ही हमें रीड करनी होगी। एक खास बात है जनरल एक्सेप्शन की कि ये किसी भी आदमी को, जो भी कोई आदमी है, उसको एक तरीके से लायबिलिटी मुक्त कर देता है। उसको उसकी लायबिलिटी से ही मुक्त कर देता है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। आप आ जाएं चैप्टर 4 पे, और आप चैप्टर 4 में एक सेक्शन है, सेक्शन 77। हम पहले आपको 76 भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम 77 से आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अब आप अगर देखें तो जनरल एक्सेप्शन का 77 कहता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। नथिंग इज एन ऑफेंस। पहले ही उसने कह दिया कोई भी ऐसी चीज ऑफेंस नहीं होती विच इज डन बाय अ जज एक्टिंग जुडिशियली। भाई जज साहब सीट पे बैठे हैं, जज साहब भी इंसान है, जज साहब एविडेंस लेते हैं, जज साहब कोइंसिडेंस रिलेट करते हैं, मेंटल रीडिंग करते हैं, उसके बाद वो जाकर के एक फैसले पे पहुंचते हैं। हो सकता है जज साहब से भी गलती हो जाए, तो अब अगर जज साहब के गलत फैसले के लिए अपील ना होती तो क्या उनको उनके गलत फैसले के लिए जेल भेज दिया जाता? ऐसा तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जजेस जो कि जुडिशरी एक्ट कर रहे हों और उस दौरान अगर वो कोई फैसला देते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए एक डिफेंस क्रिएट किया गया है कि वो उनके द्वारा दिया हुआ फैसला गलत भी अगर हो जाए तो वो ऑफेंस नहीं है। मतलब मेरा ये है कि आप इस बात को समझिए, जज साहब हैं, इनको खास प्रोटेक्शन दी गई, आप कह सकते हैं ये इनकी डिफेंस है, प्रोटेक्शन है। 77 में आपने फैसला दिया और जेल भेज दिया, और फैसला आपका गलत था। अब देखो, इस गलत फैसले से उसका राइट टू लिबर्टी इन्फ्रिंज हो रहा है, तो कहीं पे जज साहब भी दोषी हो गए, तो क्या अब जज साहब को जेल भेज दिया जाए? तो ये यहाँ पे एक प्रोटेक्शन देता है। सेक्शन 77 एक प्रोटेक्शन दे रहा है कि अगर जज इज एक्टिंग जुडिशियली, अगर वो अपने जुडिशियल पावर में एक्ट कर रहे हैं
और उन्होंने उसे एक्ट करते हुए गुड फेथ में, जो कि उनको लग रहा है कि लॉ के हिसाब से वो सही है, तो उनके द्वारा किया हुआ कार्य कहीं पे भी ही इज नॉट लायबल फॉर एनीथिंग, यहाँ पे वो लायबिलिटी फ्री हो रहे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। गुड फेथ का मतलब ये है कि जैसा आपने अपनी तरफ से उस चीज को सोच समझ कर लिया था, ठीक है, इसको गुड फेथ कहते हैं। एंड बिलीव्स टू गिवन हिम टू बाय लॉ, और उन्होंने ये इसलिए करा, ये पावर उनको लॉ ने दी है, ठीक है। देखो, जजेस को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए तो अपील का प्रोविजन दिया गया है, वरना जज साहब एक गलत फैसला देते और जज साहब और आरोपी दोनों एक साथ ही जेल में होते। तो इसलिए जो है लॉ हैज क्राफ्टेड अ वेरी गुड डिफेंस फॉर एवरीवन। हम इसमें अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी चीजें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। जज साहब तो किसी भी केस में गलत फैसला दे सकते थे, तो उसको हर जगह लिखने की बजाय हमने एक जगह लिख दिया। अब इसी तरह अगर जज साहब ने किसी को फांसी की सजा दे दी, अब फांसी देने वाले ने कर दिया काम, अब कल को पता चले कि जज साहब ने गलत सजा दे दी, अब जज साहब की गलत सजा से वो तो फांसी में लटक गया, और जो फांसी में लटक गया उसको फांसी देने वाले आदमी ने जिसने फांसी दी वो एक लायबल हो गया, ही इज लायबल फॉर मर्डर। तो इसके लिए एक सेक्शन बना है हमारे पास, सेक्शन 78। ये जो जजमेंट के बेस पे अगर कोई करता है तो परसुएंट टू जजमेंट इज एग्जेम्प्टेड। तो ये डिफेंस क्रिएट होता है उन लोगों के लिए जो किसी जजमेंट को कंप्लायंस कर रहे होते हैं। जज साहब कोई नहीं, आगे पीछे के लोगों को भी सिक्योर किया गया है। अगर अब आप देखें तो 78 कहता है, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, नथिंग विच इज डन, कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी ऑर्डर या किसी जजमेंट को कंप्लायंस करने के लिए दी गई है वो इज एन ऑफेंस। तो यहाँ पे कोर्ट में हैड नो जुरिस्डिक्शन टू पास सच जजमेंट, द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ, जहाँ उसको लग रहा है कि वो तो किसी जजमेंट की परसुएंस कर रहा है, वो अपने हिसाब से उस चीज को सही कर रहा है, और उसको ये पावर किसने दी है? कोर्ट ने। तो ऐसी जगह पे वो एग्जेम्प्टेड है। अब सेक्शन 76 पे आते हैं, जो जनरल एक्सेप्शंस का सबसे पहला सेक्शन है। कहता है इसी तरह बाउंड बाय लॉ क्या है, एक सिपाही है, उसको कहा गया ऑर्डर फायर, अब उसको तो अपने सीनियर को ओबे करना है, उसके सीनियर ने उसको ऑर्डर दिया और उसने भाई वहां फायर कर दिया। अब उसको क्या पता ये फायर सही था, ये गलत था, ये करेक्ट था, इसमें कितने मर गए कितने नहीं मरे। तो अब यहाँ पे सेक्शन में ये ध्यान देना है कि गुड फेथ वर्ड यूज है और वो दो चीजों में है, बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ का मतलब कि एक कानून ने उसे ये परमिशन दी है, और जस्टिफाइड बाय लॉ, अब देखो ये कैसा होगा, कानून से कई आदमी चाकू लेकर भाग रहा है और उसको लग रहा है कि ये सब कुछ गड़बड़ हो रही है। इसके लिए 79 का इलस्ट्रेशन भी है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं आपको उस पे ले चलती हूँ। 79 में एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ACZ commit what appears to A to be a murder. A in the exercise to the best of his judgment exerted in good faith of the power which the law gives to all persons of apprehending murderers in the act, seizes Z in order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offense though it may turn out that Z was acting in self defense. मतलब जस्टिफाइड बाय लॉ का ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाले, मैं कहीं रोड से गुजर रही हूँ, एक लड़की है, उस लड़की को कुछ लोग खींच करके गाड़ी में डाल रहे हैं, मुझे नहीं पता वो लड़की ड्रंक है क्या है या क्यों उसको लोग खींच रहे हैं, बट मुझे देखने से एप्रीहेंशन हो रहा है कि इस लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है। अगर मैं वहां कुछ ऐसा एक्ट करती हूँ और मुझसे कोई ऑफेंस हो जाता है तो वो जस्टिफाइड है लॉ की नजरों में, इट वॉज जस्टिफाइड, मैं उसको बचा रही थी। सेक्शन 76 आपको ये कहता है, ठीक है, आपको 79 की इलस्ट्रेशन है, उससे आप इसको समझ सकते हैं। जनरल एक्सेप्शंस को जनरल डिफेंस भी बोला जाता है। जब कोई अटैक करता है तभी आप जनरल डिफेंस लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे जाते हैं और रास्ते में ऐसे ऐसे करने लगते हैं। जब भी आपको लगता है कि somebody is coming near to you, जब आपको फील होता है कि he is not only coming near to me but of course he is trying to harm me, तो वहां आप एक अपना डिफेंस लेते हैं। वो डिफेंस और जनरल एक्सेप्शंस एक तरीके के हैं और हम अलग अलग तरीके के डिफेंस भी देखेंगे।
जो कि बहुत अच्छे से बताए गए हैं। ठीक है, तो हमने अभी 76 से 79 तक का पैच कर लिया है। एक हमने उसका आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 80। सेक्शन 80 बात करता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। ठीक है, इसको कहेंगे एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट। मतलब देखो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इफ एन एक्ट, पहले मैं इसको रीड करती हूँ। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means with a proper care and caution। अब आप देखिए सारे वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट हैं। ये कह रहा है इफ एन एक्ट इज बिकॉज ऑफ, एक्ट हुआ है किसकी वजह से हुआ है, या तो एक्सीडेंट की वजह से हुआ है या मिसफॉर्च्यून की वजह से हुआ है। विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज से हुआ है, कोई ऐसा एक्ट जो कि एक्सीडेंटल है या मिसफॉर्च्यून से हुआ है, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के हुआ है और बिना किसी नॉलेज के हुआ है। डूइंग कब हुआ है, कोई लॉफुल एक्ट करते हुआ है, उस एक्ट को लॉफुल तरीके से किया जा रहा था, मैनर से किया जा रहा था, लॉफुल मीन्स से किया जा रहा था, और करते वक्त प्रॉपर केयर और कॉशन भी लिया गया था। उसके बाद अगर कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया तो फिर वहां पे आप एक डिफेंस अराइज कर सकते हैं। मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। एक कुल्हाड़ी लेकर के काम करने में लगा हुआ था, बिल्कुल ठीक है, कर सकता है, कुल्हाड़ी उसकी काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से उसने कुल्हाड़ी को जोर से मारा और कुल्हाड़ी का सिर निकलकर अगले को लग गई। अब कुल्हाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी, उसने पूरी प्रॉपर चेक किया था, कॉशन लिया था, केयर लिया था। अब वो जो अपना काम कर रहा था वो लीगल था, उसने उसके लिए सारी चीजें एहतियात की थी। तो यहाँ पे इस कुल्हाड़ी का लगना was not intentional, was not in knowledge, proper care was taken, the work which he was performing was total legal। तो यहाँ पे वो एक डिफरेंस ले सकता है कि भाई मैं तो अपना काम कर रहा था, पूरे तरीके से कर रहा था, मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था, मेरी कोई इंटेंशन इसको मारने की नहीं थी, मैं तो इसको जानता भी नहीं था, फिर भी कुल्हाड़ी एक्सीडेंटली इसको जाके लग गई। सो डिफरेंस अरोज हो गया। अब जैसे क्रिकेट खेलते हैं, छक्का मारते हैं, लो भैया मार दिया छक्का, कभी तो स्टेडियम के पार चला गया, मेरे कार का शीशा टूट गया। अब क्या आप खुद समझिए उसने क्या किया। वो तो क्रिकेट खेल रहा था, उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन ली थी। छक्का मारते वक्त फोर्स का कोई अंदाजा नहीं होता है, उसको नहीं पता था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था मेरे कार के शीशा को तोड़ने का। तो ये इसका डिफरेंस है। ये आपको बताता है सेक्शन 80। अब हम आएंगे, देखो कितना मजेदार है। आई होप यू आर एंजॉइंग, क्योंकि मैं इसको जब पढ़ती हूँ तब एंजॉय करती हूँ। माइंड इट, जनरल एक्सेप्शंस इतनी आसान नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। मैं आपको इस आसान कर जरूर रही हूँ ताकि जब हम इसकी डेप्थ में जाएंगे, इंट्रोडक्शन क्लास से बाहर जाएंगे, तो आपको सब पता होना चाहिए कि कुछ तो था जो मैंने आपको बता रखा था। या आज आप कहीं जाएं और कोई आपसे कहे यार कल मैं गया और मैं केस करना चाहता हूँ, फला अपना कुछ कर रहा था ऐसे ऐसे और मुझे लग गई, तो आपको कह रहे नहीं भाई तू केस भी करेगा तो वहां क्या होगा, उसके पास प्राइवेट डिफेंस है, उसके पास जनरल एक्सेप्शन है। तो लॉ को अपनी रोज की लाइफ से कनेक्ट करो। It is not something new which is not happening in the life. It is all which we are carrying in our day to day life. लोगों को गाइड करो। तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा जब तुम्हें कोई चीज आ रही होगी और तुम कहोगे मेरी ना मैम ने इंट्रोडक्शन में बताया था, मुझे ये आता है। So try to mix things, try to evaluate, try to make yourself aware। यहां से आपको एक अवेयरनेस आएगी, एक इंट्रोडक्शन आएगा कि आईपीसी है क्या। कल को मैं कोई और सेक्शंस आपको डेप्थ में पढ़ाऊं और मैं एक जनरल एक्सेप्शन को कनेक्ट करना चाहूं तो ऑफ कोर्स आप तुरंत कर लेंगे। मैं इसलिए आपको ये रफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आपको आईपीसी अच्छे से याद हो जाए, आपको बिल्कुल गेम लगे। अब क्या है, हम सेक्शन 81 पे आते हैं। उसके लिए मैं आपको पहले तो कुछ बताती हूँ। ए बी को गोली मार रहा था, सी ने देखा, उसने बी को धक्का मार दिया सो दैट बी की जान बच जाए। अब इसमें क्या हुआ, बी नीचे गिर गया,
अब सी कहेगा भाई तेरे भले के लिए तो करा, घुटना ही तो छिला। मतलब आप पहले मैं आपको ये सेक्शन पढ़ती हूँ तो आपको समझ में आएगा। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, ये एक्ट ऑफ नेसेसिटी है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, मतलब कोई एक्ट हुआ, उस एक्ट से अगले को हार्म हुआ, लेकिन वो हार्म क्यों हुआ, उससे बड़े हार्म को बचाते वक्त हुआ। जैसे आई लेट यू नो, नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if done, नॉलेज है कि चोट लग सकती है, बट इफ डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन to cause harm and in good faith for the person of preventing or avoiding other harm to person or property, एक बड़े हार्म को बचाने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना कि चलो यार कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज है, हो गई, कम से कम ये हुआ तो ठीक है, वो होता तो हम क्या करते। आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यहीं पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक सी वहां से गुजर रहा था, उसने ए को बी को गोली मारते हुए देखा, वो आया और उसने बी को धक्का दे दिया ताकि ए का शॉट डिसबैलेंस हो जाए। उसको धक्का देने पे बी के घुटने छिल गए, बी के सर में चोट आ गई, समथिंग हैज हैपेंड टू बी, बट बी की जान बच गई। तो उसकी जान बचाने के लिए अगर उसने ये हार्म कॉज किया तो लॉ की नजरों में ये एक प्राइवेट डिफेंस या जनरल एक्सेप्शन में कंक्लूड किया जाएगा। सो इस तरीके से हमने सेक्शन 81 भी पढ़ लिया। सेक्शन 81 की ना एक इलस्ट्रेशन है बी, उसको देखिएगा। ए इन अ ग्रेट फायर pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading. H does this with the intention in good faith of saving human life and property. Here, if it is found that the harm to be prevented was of such nature and so imminent as to excuse A's act, A is not guilty of offense. एक कॉलोनी थी, वहां एक घर में आग लग गई और वो दूसरे घरों में स्प्रेड हो रही थी। ए ने उस घर को तोड़ दिया। अब जिसका घर टूटा वो तो बोलेगा अच्छा तेरे को मेरा ही घर मिला था तोड़ने के लिए, बट अगर देखा जाए तो ए ने ये एक्ट इसलिए किया ताकि वो घर की वजह से जो आग और जगह स्प्रेड हो रही है और घर खराब हो रहे हैं उसे रोका जा सके। सो टू प्रिवेंट बिगर हार्म ही हैज डन अ लिटिल बिट ऑफ हार्म इन गुड फेथ विदाउट इंटेंशन टू सेव समबडीज लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। तो ये नेसेसिटी वाली बात है। 81 क्या है? नेसेसिटी का प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम आएंगे सेक्शन 82 पे, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि किस उम्र से हम किसी को बोल सकते हैं कि ना ही हैज डन अ क्राइम, ही इज एन ऑफेंडर। एक बच्चा है, इसमें लिखा हुआ है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। मतलब 7 साल से नीचे के बच्चे के द्वारा किया हुआ कोई भी एक्ट आपराधिक नहीं हो सकता। 83 क्या कहता है? देखिए, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 and under 12 of immature understanding. Nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature of consequences of his conduct on that occasion. देखिए, यहाँ भी यही बात कह रहा है कि 7 साल से ऊपर और 12 साल के नीचे वाले के ऑफेंस को ऑफेंस नहीं कंक्लूड करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें तो इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, इन्होंने कोई कंडीशंस दे दी हैं। वो ये कि चाइल्ड के पास उतनी सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं थी, वो इतना सफिशिएंट मैच्योर नहीं था कि वो इस चीज को डिसाइड कर सके। और ये देखता कौन है? कोर्ट। वो देखेंगे कि उसके एक्ट से जो कंडक्ट उसने किया, तो क्या उस कंडक्ट को समझने के लिए वो उतना सफिशिएंट मैच्योर था। And court will see objectively that whether he is sufficiently mature. If he is not sufficiently mature, court comes to conclusion that obviously he will not get punishment. उसको फिर डिफेंस मिलेगा। लेकिन
कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें कि 12 साल की उम्र में समझ में आ रहा होता है, और अगर उनमें वो मेच्योरिटी कोर्ट को दिखाई देती है, तो ये प्राइवेट डिफेंस उन बच्चों के लिए नहीं बना है। लेट्स नाउ मूव टू सेक्शन 84, एक्ट ऑफ ए पर्सन अनसाउंड माइंड। देखिए ये क्या कह रहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। देखिए इसमें ये कह रहा है कि एक आदमी ने कोई ऐसा एक्ट किया जो कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो एक्ट कर रहा था, उस टाइम पे करते वक्त वो अनसाउंड माइंड का था। वो इस तरीके के अनसाउंड माइंड का था कि वो इनकेपेबल था, उसको नॉलेज नहीं थी कि वो किस नेचर का एक्ट कर रहा है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है।